हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय एक बार फिर जीएस विजय एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने रूबरू हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस, समकालीन विश्व राजनीति। तो दोस्तों, ये एक क्लास 12th के लिए तो है ही, और कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड में भी मेन टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध, जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन एक पूरी पिक्चर यानी कहानी के रूप में। कब क्या घटित हुआ, कैसे ध्रुवीयता का अंत हुआ, या हम कह सकते हैं कि दो ध्रुवीयता के अंत की कहानी। तो हम आज इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, मतलब स्टेप वाइज स्टेप। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय उसको एक कहानी के रूप में हम देखें, या उसका एक स्ट्रक्चर, पृष्ठभूमि अपने माइंड में बना ले, तो वो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। अगर उसका मोटा मोटा कहने का मतलब, मोटा मोटा सार ये है कि जब उस चैप्टर की कहानी का हमें मालूम चल जाए एक कहानी के रूप में उस चैप्टर को, तो फिर फैक्ट है, फैक्ट को याद रखना है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो दोस्तों, दो ध्रुवीयता के अंत की कहानी। तो दो ध्रुवीयता क्या है, ये हमने पहले पढ़ चुके। तो दोस्तों, दो ध्रुवीयता यानी कि दो सुपर पावर, दो देश थे, एक यूएसए और एक सोवियत संघ। 1917 में सोवियत यानी कि रूस में क्रांति हुई और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। रूस और अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्र। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मित्र कौन कौन से ग्रुप थे, दो। एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। इसमें ब्रिटेन, यूएसए और रूस, यह सोवियत संघ। सोवियत संघ का निर्माण उस समय नहीं हुआ था। और यहां पर मैन थे जर्मनी, इटली, जापान। तो दोस्तों, रूस उस समय दोनों, रूस और अमेरिका एक ही ग्रुप में थे, वो था मित्र राष्ट्र। क्लियर दोस्तों। तो जो शीत युद्ध या जो दो ध्रुव का निर्माण लगभग 1940 के दशक से लेकर 1990 के जो दशक था उसके शुरुआत तक, कहने का मतलब जो ये चला शीत युद्ध 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक के शुरुआत तक जो शीत युद्ध चला वो 1940 के दशक तक, यानी कि कहने का मतलब 1947 से 1991 तक शीत युद्ध चला। दोस्तों, इसमें दो गुट बन गए, हम जानते हैं, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर। तो दोस्तों, यहां पर एक यूएसए और दूसरा
सोवियत संघ। ये किसका समर्थन करता था? लोकतंत्र एंड पूंजीवाद। ये किसका समर्थन करता था? साम्यवाद। यानी कि एक पूंजीवाद, ये लोकतंत्र, दूसरा साम्यवाद, और ये पश्चिमी ये पूर्वी यूरोप। यानी कि यूरोप महाद्वीप का विभाजन हो गया, पश्चिमी और पूर्व में दोनों के अलग अलग देश, अलग अलग गुट बने हुए थे, एक सोवियत संघ का और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, ये हथियारों की एक दौड़ थी। यानी कि इसमें परमाणु हथियारों का मतलब जो परमाणु हथियार थे वो बहुत ज्यादा बनाए गए। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, यानी कि ये इसको नीचा दिखाना चाहता था और ये इसको नीचा दिखाना चाहता, तो हथियारों की दौड़ बढ़ गई। यानी हथियारों की होड़ बढ़ गई। क्लियर? छद्म युद्ध था, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला, और कूटनीति, तीव्र कूटनीति, यानी कि दोनों गुट अपनी अपनी चालें चल रहे थे। यानी कि तीव्र कूटनीति का मतलब था कि दोनों अपनी अपनी चालें तीव्रता से चल रहे थे। तो दोस्तों 1947 से लेकर 1991 के शुरुआत तक जो शीत युद्ध चला, तो उसमें एक ऐसा पॉइंट या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी समस्या उत्पन्न हुई जिससे दुनिया को लगने लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध होने के कगार पर है। तो दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट ये कब था? 1961 में। तो दोस्तों पूरी दुनिया को ये लगने लग गया है कि अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा, क्योंकि क्यूबा जो यूएस के पास स्थित था, क्यूबा, और ये एक साम्यवादी विचारधारा रखने वाला देश था। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, उन्होंने मतलब रूस सोवियत संघ को मतलब आज्ञा दे दी। तो यहाँ पर सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने परमाणु मिसाइलें लगा दी या परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो ये एक चरम बिंदु आ गया था कि अब तृतीय विश्व युद्ध संभवतः पूरा विश्व इससे डर चुका था। कहीं ना कहीं सभी देशों के मन में डर था कि अब तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन वहां पर दोनों महाशक्तियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और ये टल गया। अब शीत युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में यूएस और यूएसएसआर एक साथ थे, मित्र राष्ट्र थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो ये जो मित्र राष्ट्र थे इसमें यूएस और सोवियत संघ था, इनमें अस्थायी गठबंधन था। यानी कि अस्थायी गठबंधन था जो मित्र राष्ट्रों में यूएस और रूस के मध्य अस्थायी
गठबंधन था। तो ये अस्थायी गठबंधन जैसे ही विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, ये अपनी विस्तारवादी नीति, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूएस ये दोनों इन दोनों ने विस्तारवादी नीति को अपनाया, यूएस और यूएसएसआर ने। तो इसी विस्तारवादी नीति में हम देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप यूएस और पूर्वी यूरोप यूएसएसआर के कंट्रोल में था। तो उसी समय मतलब 1947 में लगभग ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और 1949 में, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना। क्या हुआ 1949 में? तो दोस्तों 1949 में नाटो की स्थापना किसने की? यूएसए ने। इसके 12 सदस्य, संस्थापक सदस्य 12 थे। 12 देश उस समय, 12 देशों ने मिलकर इसका नाटो का या उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि का निर्माण किया। 12 देश थे। वर्तमान में 32 देश हैं, स्वीडन 32वां। और जो यूक्रेन और रूस जो वर्तमान में जो चर्चित हैं, युद्ध हो रहा है, वो भी ये नाटो कहीं ना कहीं उसमें भी नाटो का हाथ है। तो दोस्तों फिर इसी के जवाब में रूस ने क्या बनाया? 1955 में वार्सा संधि, यानी कि वार्सा संधि। अमेरिका ने अपने गुट में नाटो एक गुट बनाया और उसके प्रत्युत्तर में यूएसएसआर ने वार्सा संधि अपनाई, यानी कि वार्सा संधि की। इसी बीच एक योजना आती है, मार्शल योजना। कौन सी दोस्तों? मार्शल योजना। मार्शल योजना, ये मार्शल योजना उस समय जो राष्ट्रपति थे यूएस के, उसने मार्शल योजना प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि जो इसका मेन जो मकसद था वो था साम्यवाद। यानी कि मार्शल योजना का मेन जो काम था वो तो साम्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को डर था कि साम्यवाद ज्यादा देशों में फैल न जाए। तो पहला है ये मार्शल योजना। फिर था एक महत्वपूर्ण क्षण आता है, यह महत्वपूर्ण है कि कोरिया युद्ध संकट। कोरिया युद्ध संकट था, वो था 1950 से 1953 के मध्य। यहाँ पर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के दोनों में विवाद था और वो यूएसएसआर ने इसका समर्थन किया। फिर इसके प्रत्युत्तर में आगे जो हुआ वो
वियतनाम, वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। और फिर एक संधि जो हम पढ़ते हैं सेंटो, तो यूएस ने बगदाद समझौता संधि, यानी कि ये एशियाई देशों के साथ कौन कर रहा था? यूएसए। फिर कब ये संधि कब हुई थी? 1955 में। और इस संधि को शॉर्ट में बोलते हैं सेंटो, बगदाद समझौता संधि। क्लियर दोस्तों? फिर आता है हंगरी में, सोवियत संघ का हस्तक्षेप। हंगरी में क्या हुआ? सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में। हंगरी में जो युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति थी, उसमें सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने इसमें हस्तक्षेप किया। फिर है अगला जो मतलब चरण था वो था बर्लिन की दीवार। क्या था दोस्तों? बर्लिन की दीवार। बर्लिन यानी कि जर्मनी, जर्मनी को दो भागों में बांटा गया। बर्लिन की दीवार का एक है पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जर्मनी, एक है पश्चिमी जर्मनी। ये सोवियत संघ, ये यूएसए। यानी कि पश्चिमी जर्मनी था वो यूएस, मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और जो पूरी जर्मनी था वो यूएसएसआर के अंडर में आ गए। फिर हमने देखा क्यूबा मिसाइल संकट, जो इसका एक चरम बिंदु हम कह सकते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। फिर है अंतरिक्ष दौड़, यानी कि जब ये सब हो गया तो प्रतिस्पर्धा, यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि शीत युद्ध एक प्रतिस्पर्धा थी। तो जब जमीन पर प्रतिस्पर्धा चल रही थी तो दोनों देशों ने अंतरिक्ष में भी इस होड़ को जारी रखा। तो अंतरिक्ष दौड़, क्या है? अंतरिक्ष दौड़। तो दोस्तों इसमें यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों ने मतलब अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण में भी प्रतिस्पर्धा दिखाई। और 1957 में रूस ने पहला प्रक्षेपण किया अंतरिक्ष में, जो था स्पुतनिक। स्पुतनिक उपग्रह को
सर्वप्रथम रूस ने 1957 में, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचा? यूएसएसआर। और फिर 1969 में अपोलो कार्यक्रम, यानी कि 1969 में यूएसए ने अपोलो कार्यक्रम शुरू किया और अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत 1969 में उन्होंने चंद्रमा पर सफल प्रक्षेपण। तो दोस्तों ये अंतरिक्ष खोज चलती रही। अब हम बेसिकली हम देखते हैं कि शीत युद्ध के कुछ कारण, अन्य कारण भी हम देखें तो अन्य कारणों में है शीत युद्ध के जो मैं अन्य कारण या दो ध्रुवीयता के अन्य जो कारण थे उनमें पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, वैचारिक युद्ध या वैचारिक मतभेद, वो हमने अभी देख लिया। वैचारिक मतभेद थे यानी कि विचारधारा के। यानी कि एक प्रजाति मतलब पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। तो पेन को क्या हो गया? पूंजीवाद और साम्यवाद। यहाँ यूएसएसआर और यहाँ यूएसए, यानी कि एक विचारधारा का ही था, रूप था। फिर जर्मनी का विभाजन हमने देखा कि पूर्वी जर्मनी पर यूएसएसआर और पश्चिमी जर्मनी पर यूएसए का अधिकार हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पश्चिमी जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों का आधिपत्य हो गया, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, क्योंकि रूस मित्र राष्ट्रों से बाहर आ गया था। वो एक अमेरिका की टक्कर का सुपर पावर देश बन गया था। फिर है पूर्वी यूरोप पर एक विवाद हुआ था। अगला जो है पूर्वी यूरोप पर विवाद हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पोलैंड था, हंगरी, ये किसके अंडर में थे? यूएसएसआर के में, पोलैंड और हंगरी। तो इससे क्या हुआ कि पश्चिमी जो जर्मनी थी या जो पश्चिमी देश थे वो इससे क्या हुए? चिंतित। स्वाभाविक था कि इन देशों पर इनका यूएसएसआर का आधिपत्य हो गया, तो पश्चिमी देशों ने या पश्चिमी देश थे मित्र राष्ट्र या, तो उनमें स्वाभाविक लाजमी था कि उन पे संकट के बादल या फिर
चिंता की लकीरें साफ नजर आने लग गई। तो फिर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, क्योंकि ये एक युद्ध में होकर युद्ध की परिस्थिति हमेशा बनी रहती थी। तो एक सिद्धांत आता है ट्रूमैन का सिद्धांत। यह कब 1947 में। ट्रूमैन का सिद्धांत कब आया? 1947 में। क्योंकि ट्रूमैन कौन थे? तो हेनरी एस ट्रूमैन ये थे उस समय 1947 में यूएस के राष्ट्रपति, और इन्होंने ट्रूमैन का एक सिद्धांत 1947 में दिया। इसका उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। पहला था यानी कि ट्रूमैन का सिद्धांत जो हेनरी एस ट्रूमैन ने दिया था, उसका मेन मकसद था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। और साम्यवाद का खतरे को देखते हुए यह साम्यवाद में से खतरे में पड़े हुए देशों की आर्थिक सहायता करना ट्रूमैन की सिद्धांत था। तो इन्होंने साम्यवाद के खतरे देशों को आर्थिक एंड सैन्य सहायता प्रदान की। फिर इसके बाद में आता है मार्शल प्लान। ट्रूमैन के सिद्धांत के बाद में मार्शल का सिद्धांत, मार्शल ने प्लान बनाया जो 1947 से 1952 तक रहा। इसे रिकवरी प्लान भी कहा जाता है। दोस्तों, रिकवरी प्रोग्राम या प्लान यानी कि मार्शल प्लान को रिकवरी प्लान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पश्चिमी यूरोप के देश थे जो मतलब आर्थिक सैन्य हर प्रकार से कमजोर हो गए थे, उनको पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर का सहायता की। यूएस ने अरबों डॉलर में उनकी सहायता की। तो ये था पश्चिमी देशों के पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण प्रोग्राम या फिर प्लान। तो मार्शल प्लान क्या था? 1947 से 1952 था। इसमें मेन ध्यान रखना है कि कौन से प्रोग्राम को रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है। तो वो था मार्शल प्लान। फिर दोस्तों इसके बाद में आता है बर्लिन की घेराबंदी। किसकी घेराबंदी? बर्लिन की।
इसने की यूएसएसआर ने, यूएसएसआर ने बर्लिन की घेराबंदी कर दी, क्योंकि यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पूर्वी बर्लिन के नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचा रहा था। तो इसके प्रत्युत्तर में यूएसएसआर ने 1 साल तक बर्लिन की घेराबंदी की और जो सामग्री राहत सामग्री यूएसए पहुंचा रहा था उसको वहां से हटा दिया गया। यानी कि कहने का मतलब सामग्री को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तो ये था बर्लिन की घेराबंदी यूएसएसआर ने किसके अपोजिट की, क्योंकि पूर्वी देशों की मतलब आर्थिक सामाजिक हर प्रकार की सहायता के लिए, नागरिकों की सहायता के लिए जो भी सामान भेजा जा रहा था उसको रोकने के लिए सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी की। फिर कोरिया संकट हमने देख लिया। फिर है शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसके कारण पढ़ लिए। तो अब इसका अंत, तो शीत युद्ध का अंत। दोस्तों 1900 यानी कि 70 के दशक में थोड़ी सी मतलब दोनों ग्रुप जो भी दोनों सुपर पावर ने समझदारी दिखाई और जो शीत युद्ध था उसमें थोड़ी सी शिथिलता आई। कुछ सैन्य संधियां भी हुई, परमाणु संधियां भी हुई इसी दौरान। फिर 1970 के दशक में यानी 1970 के दशक में 1979 में में रूस ने या सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई। फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पूर्वी ब्लॉक या हम कह सकते हैं यूएसएसआर में एकता टूटने लगी। दोस्तों यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ 15 देशों से या गणराज्यों से मिलकर बना था। तो पूर्वी ब्लॉक में यानी कि साम्यवादी खेमे में एकता टूटने लग गई। 1960 से लेकर 1900 यानी कि 70 के दशक में चीन व यूएसएसआर के मध्य यानी कि हम देखते हैं 1960 70 के दशक में चीन एंड सोवियत संघ रिश्तों में दरार। यानी कि जो 1960 और 70 के दशक में चीन जो एक साम्यवादी देश था उसमें और यूएसएसआर सोवियत संघ में थोड़ी रिश्तों में खटास या गठबंधन में खराब हो गया। गठबंधन
खराब हो गई है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर इसी दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया, जिससे क्या कि चीन और सोवियत संघ में रिश्तों में खटास पैदा हो गई। अब 1980 का दशक आते आते और दूसरी चीज, सोवियत संघ का कमजोर होने का कारण यह था कि हथियारों की अंधाधुंध दौड़ में उसने जो भी संसाधन थे या फिर पूंजी मान लो, वो सब कुछ हथियारों की होड़ में खर्च कर दी। हथियारों के मामले में उसने यूएसए को बराबरी की टक्कर दी, लेकिन इससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। लोगों को अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका शासन था। तो कहने का मतलब एक निरंकुश तंत्र था बन चुका था, जिससे वहां की आम जनता परेशान होने लग गई और वो धीरे 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 जो बीज था वो फूटने लगा। इसी बीच 1980 के दशक में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की। इसके बाद में शांति का काल रहा, लेकिन जो जनता थी उनके मन में कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने की इच्छा जागने लग गई। तो मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने कब 1980 के दशक में। दोस्तों, जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने उस टाइम में यूएसएसआर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। तो उन्होंने दो नीतियां अपनाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है पेरेस्ट्रोइक और एक है ग्लासनोस्त। ये दो नीतियां इन्होंने अपनाई, जिसमें पेरेस्ट्रो का मतलब आर्थिक समस्याओं का समाधान और ग्लासनोस्त का मतलब था जो लोगों के अभिव्यक्ति की जो आजादी पर प्रतिबंध थे या स्वतंत्रता प्रतिबंध था, उसमें कुछ ढील दी गई। तो इन्होंने दो नीतियां अपनाई। इन्होंने कौन सी दो नीतियां अपनाई? पेरेस्ट्रोइक और दूसरी जो नीति थी ग्लासनोस्त। दो नीतियां इन्होंने अपनाई, ये थी आर्थिक समस्याओं का समाधान और ये था अभ्यर्थी की स्वतंत्रता में कुछ छूट देना।
ये था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, मतलब कुछ ढील देना, कुछ छूट देना। तो इस प्रकार मिखाइल जो गोर्बाचेव थे, उन्होंने दो नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ये दो नीतियां अपनाई, आर्थिक समस्याओं का समाधान पेरेस्ट्रोइका में और ग्लासनोस्त में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसमें कुछ ढील दी गई। अब धीरे धीरे जनता जागरूक होने लगी और पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, इनमें मतलब लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गई। पूर्वी जर्मनी, यानी कि ये जो यूएसएसआर के समर्थक थे, पूरी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, इनमें लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होने लग गई। इस तरह से शीत युद्ध का जो दौर था वो खत्म, धीरे धीरे खत्म हो गया और जो सोवियत संघ था जिसमें 15 राष्ट्र थे, वो धीरे धीरे वहां की जनता में स्वतंत्रता की इच्छा जागृत हुई और जनमत संग्रह करवाया गया। तो जनमत संग्रह में लगभग 90% से ऊपर लोगों ने स्वतंत्रता की इच्छा जाहिर की। तो जो यूएसएसआर का विघटन था तो वो लगभग 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब पूरी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में इनकी सरकारें बनी। फिर है यानी कि 1989 में जो बर्लिन की जो दीवार थी उसको गिरा दिया गया पूर्वी जर्मनी के लोगों ने। यानी कि यूएसएसआर के समर्थक लोगों ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया, फिर जर्मनी का एकीकरण हो गया और इस तरह धीरे धीरे 1990 के दशक के मध्य से 15 राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी कि जो हमें मैन याद रखने हैं, लिथुआनिया, पहला है लिथुआनिया, दूसरा है एस्टोनिया, तीसरा है लातविया, या इसको लाटविया भी बोल देते हैं। ये 3 देश थे जो 1990 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दोस्तों 1990 में, यानी कि सबसे पहले इन 3 देशों ने
घोषणा की थी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डेट मार्च 1990 में इन 3 देशों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया है। इसी तरह फिर है अजरबैजान। अजरबैजान, क्रोएशिया, अजरबैजान ने भी, यानी कि बाकी जो बचे हुए 12 देश थे वो 1991 के दशक, मतलब 1991 की साल में सब अपने अपने स्वतंत्रता की घोषणा और लोकतांत्रिक सरकारें वहां पर गठित हो गई। फिर है बेलारूस, क्रोएशिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, जो अभी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये जो भी है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे जो भी, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे देश 1991 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये 3 देश हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया या लातविया। ये 3 देशों ने सबसे पहले घोषणा की थी मार्च 1990 में। तो दोस्तों, इस तरह से शीत युद्ध का दौर खत्म होता है, दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, प्लस दो ध्रुवीयता का अंत होने के बाद में विश्व में एक ही सुपर पावर शक्ति बची, वो थी यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, ये एक पृष्ठभूमि थी कि कौन कौन से कब कौन से कारण हुए प्रथम विश्व युद्ध से लेकर जो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 तक। जो महत्वपूर्ण बात थी, हमने पृष्ठभूमि हमने तैयार की एक कहानी के रूप में। पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, रूस 1917 में रूसी क्रांति हुई, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1947 में 1947 से 1991 के मध्य शीत युद्ध का दौर चला। फिर इनमें कुछ संगठन, सैनिक संगठन बने। अप्रैल 1949 में नाटो और वारसा संधि 1955 में 1900। फिर हंगरी विवाद था 1991 में। जो चरम बिंदु था 1961 का, एक तो बर्लिन दीवार, दूसरी थी क्यूबा मिसाइल संकट। फिर धीरे धीरे 1970 के दशक में कुछ संधियां हुई, रूस धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। फिर 1979 में जब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो उसकी हालत और भी बदतर हो गई। और जो सोवियत संघ में मैन जो उनका लीडर था रूस, उसको मतलब जनता ने सोवियत संघ को स्वीकारना बंद कर दिया और सब इन देशों ने स्वतंत्रता की घोषणा धीरे धीरे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, ये था दो ध्रुवीयता का अंत और एक महाशक्ति का, सुपर पावर का होना। तो ये आज की क्लास इतनी है। ये मेरा मकसद था कि एक पृष्ठभूमि माइंड में बनाई जाए। बाकी जो गोरबाचेव और सोवियत संघ, फिर इसके बाद में जोसेफ स्टालिन, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और गहराई से देखेंगे।
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमी लगे तो कमेंट करना। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।